हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है। जिस तरह मैटर का सबसे पहला यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या था, मैटर का सबसे फंडामेंटल यूनिट था हमारा एटम। उसी तरह यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सेल। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या रहता है, जो छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के बनाया गया है। तो ये जो छोटे जो ब्रिक्स है, इसको क्या कहा गया है, फंडामेंटल, मतलब यूनिट्स कहेंगे हम लोग इनको। ठीक है। और इसी तरह हमारा कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पेड़ है, ठीक है, तो ये जो छोटा सब्सटेंस से जो बना हुआ है, छोटा, ठीक है, तो इस छोटे को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब कोई भी लिविंग सेल में जो पाया जाता है सबसे छोटा यूनिट क्या कहते हैं हम लोग, उसको सेल कहते हैं। और जो मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल्स जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सेल पे जाने से पहले उसका डिस्कवरी पहले देख लेते हैं। ठीक है। डिस्कवर कैसे हुआ था सेल का। तो इन 1665 कि रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। वो क्या किए कि पेड़ का जो तना रहता है उसका छिलका, जिसको बोला गया क्या, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क को लेके, ठीक है, इसको लेके अपना सेल्फ बनाया हुआ माइक्रोस्कोप पे, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है। तो देखा तो उसको क्या नजर आया कि वो जो कॉर्क का सेल था वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उसको दिखाई दे रहा था। ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है। जिसका मीनिंग होता है स्मॉल हाउस और एक लिटिल हाउस। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेल का यदि डिफिनेशन हम लोग करेंगे तो डिफिनेशन क्या होगा सेल का, द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये जो लिविंग सेल्स जो है, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है, ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं, ट्री ले लेते हैं। ठीक है। ट्री का जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरह करके सेल सब का शेप रहेगा, ठीक है, और सेल सब जिस तरह फंक्शन करेगा उसी तरह का वो स्ट्रक्चर लेगा। ठीक है। जिस तरह डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे सेल सब, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंजमेंट आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेल को द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल को। ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ह्यूमन में अलग अलग तरह का अलग अलग सेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है ब्लड सेल।
ब्लड सेल किस तरह रहता है, इस तरह करके रहता है, ठीक है। ब्लड सेल हमारा इस तरह करके रहता है, रेड कलर में रहता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो रहता है ये क्या कहलाता है, इसका न्यूक्लियस कहलाता है। बोन सेल को देख लेते हैं। ये किस तरह रहता है, इस तरह करके, बीच में न्यूक्लियस रहता है, बाकी इस तरह कर करके रहता है। इसका भी बीच में ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक। थर्ड नंबर में मसल सेल को देख लेते हैं। मसल सेल ये किस तरह रहता है, इस तरह का फॉर्मेशन करते हुए रहता है। ये बीच वाला होता है उसका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, जैसे ओवम, जो फीमेल सेक्स सेल्स रहता है उसका शेप रहता है सर्कल टाइप का और बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक। फिफ्थ है स्पर्म का देखेंगे तो ये होता है मेल सेक्स सेल रहता है, ठीक है। इसका जो इस तरह करके रहता है, ठीक है। अब देखते हैं एक अगला है हमारा, एक है, इसको भी जान लेते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका शेप किस तरह रहता है, इस तरह करके रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला चीज क्या कि सेल के कुछ कुछ कंपोनेंट जो मेन पार्ट्स हैं सेल के, उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी। देखिए सबसे पहला, यदि हम ये जो बाहर आउटर कवरिंग जो रहता है सेल का, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और क्या इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सेल जो जिस चीज से बना हुआ रहता है, एक लिक्विड टाइप का रहता है, पूरा फुलफिल रहता है सेल के अंदर में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जो बीच वाला जो रहता है इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी जो बहुत कुछ रहता है सेल के अंदर में, बहुत उसका पार्ट्स रहता है, उसको हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर आपका वैक्यूल्स हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, ये सब सारा चीज को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल कम से कम हमको 6 सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमको क्लास 9 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहला वाला सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग जाएंगे सेल ऑर्गेनेल में। सेल ऑर्गेनेल हमारा जितना भी रहेगा 6 जो पढ़ना है हम लोग को क्लास 9 में, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हमारा 2 तरह का सेल रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से हमारा एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म,
सिंगल सेल से, ठीक है। सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इसका जो काम जो होता है, सिंगल सेल ही इसका सब पूरा काम करता है, ठीक है। परफॉर्म ऑल द फंक्शन, फंक्शन जो इसमें परफॉर्म किया जाता है बाय ओनली सिंगल सेल, ठीक है। फंक्शन जो करेगा परफॉर्म्ड वो कौन करेगा, सिंगल सेल ही उसको परफॉर्म करेगा। और एक चीज है क्या कि इसका जो लाइफ स्पेन जो रहता है, लाइफ स्पेन जिंदगी जीने का समय वो क्या रहता है, शॉर्ट रहता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या रहता है, नाम ही से पता चल रहा है मल्टीपल सेलुलर, मतलब क्या, बहुत सारा सेल, यानी क्या, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। इसका जो अलग अलग डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, ज्यादा रहता है, यानी लॉन्ग रहता है, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम है हमारा एमोइबा है, बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर हो जाएगा पारामेशियम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आ जाएगा हमारा ह्यूमन हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा और बहुत कुछ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला कंपोनेंट जो सेल का है वो क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये बाउंड्री रहता है, जो सेल जो रहता है सेल का, ये जो बाउंड्री रहता है मतलब जो उसको शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं कि ये सेपरेट करता है किसको, साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से, यानी क्या बाहर वाला सराउंडिंग से, और जो अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसको कौन सेपरेट कर रहा है, हमारा ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोनों सेल में रहता है, ये प्रेजेंट रहता है प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। ये क्या किस चीज से बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये किस चीज से बना हुआ रहता है, प्रोटीन्स से बना हुआ रहता है, और क्या, लिपिड्स, एक लिक्विड टाइप का है, ठीक है। इसको हम लोग कहते क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी क्या, जो सेल के अंदर आएगा जो सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस आएगा तो इसके थ्रू आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये उसी चीज को अलाउ करता है जिसको ये सब्सटेंस, जो मतलब इसको जरूरत होगा, ठीक है, और बाकी जो जरूरत नहीं होगा उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, या फिर उसको अंदर आने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते भी है क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये उसी सब्सटेंस सबको अलाउ करेगा जो इसको जरूरत होगा, और बाकी को बाहर निकाल देगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ substances through plasma membrane। ठीक है, तो सब दो तरीका होता है मूवमेंट का। सबसे पहला तरीका है डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ये ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा सेल के अंदर और फिर बाहर निकलेगा क्या, CO2। मतलब क्या, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का तभी मूवमेंट होगा जब यहां सेल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। जैसे यहां पे हम मान लेते हैं यहां पे ऑक्सीजन का क्या है, कमी है, ऑक्सीजन का लोअर कंसंट्रेशन है और यहां बाहर में क्या है, ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन का फ्लो किधर होगा, सेल के तरफ होगा, अंदर तरफ। ठीक है, और यहां देख लेते हैं CO2 का हायर कंसंट्रेशन है और यहां CO2 का लोअर कंसंट्रेशन है। तो CO2 क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मूवमेंट जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला जो है वो क्या है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी क्या, यदि यहां पे देख लेते हैं सेल के अंदर यदि पानी का लोअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां हायर कंसंट्रेशन बाहर में यदि रहता है तो वो क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर फ्लो होगा। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन हाई मतलब पानी का यदि कंसंट्रेशन यहां हाई हो जाएगा और इधर हमारा लो होगा, ठीक है, तब क्या होगा, इधर से बाहर जाएगा, मतलब सेल से बाहर जाएगा पानी। तो इस तरह का जो प्रोसेस जो होता है, ट्रांसफर, मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, और मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो जैसे जो रेजिन्स सब में जो होता है, रेजिन्स जिसको बोला जाता है किशमिश, ठीक है, उसको यदि हम पानी में डुबो के रख देते हैं तो कुछ देर के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। Types of solution on the basis of concentration। ठीक है, तो यहां पे हमारा 3 तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है सबसे पहला वाले में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, जो कंसंट्रेशन जो होता है सेल के अंदर में, सेल के अंदर में जो होता है कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। सेल के अंदर में कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, और बाहर क्या होता है, कम होता है। जैसे रेजिन को ही हम लोग डाले हैं पानी में, तो एक फूला हुआ रेजिन डाल दिए हैं, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं पानी का कंसंट्रेशन क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये रेजिन क्या होगा, रेजिन का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, मतलब सेल से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, यानी क्या, सेल के बाहर में क्या होगा, कम होगा, और सेल के अंदर में ज्यादा होगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन outside the cell is less than inside the cell। इस तरह का हम सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इस वजह से क्या होगा, सेल में जैसे पानी लूज करेगा, ठीक है, लूज करेगा तो सेल का शेप क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू दिस सेल क्या करेगा, सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अंदर का और बाहर का, ठीक है, कंसंट्रेशन, यानी सेल के अंदर में और सेल के बाहर में जो कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा, इक्वल कंसंट्रेशन रहेगा, तब उस टाइप का हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल कंसंट्रेशन, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड सेल। इसमें जो होगा सेल का शेप नहीं चेंज होगा और नहीं वो बढ़ेगा, यानी क्या, कुछ नो चेंजमेंट आएगा, सेल में नो चेंज आएगा। ठीक, अगला जो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि बाहर में पूरा ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है, और अंदर में कम कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है,
तब क्या होगा कि बाहर से अंदर की ओर आएगा, मूवमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल क्या होगा, मोर देन इनसाइड द सेल। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, यहां पे क्या होगा, वाटर, यदि वाटर का सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो क्या होगा, इधर मूवमेंट करेगा पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके, वो क्या होगा, सेल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सेल बड़ा होगा, हो सकता है कि वो क्या होगा, ब्रस्ट भी कर सकता है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या होगा, फट भी जा सकता है। यानी क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल गेन वाटर, और इतना वाटर गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा एंड मे ब्रस्ट, फट भी सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बारे में, जो इसी से रिलेटेड है, हमारा सेल मेम्ब्रेन के से ही रिलेटेड है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन, सेल वॉल, और ये प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्लांट सेल में ही। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और वो क्या रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी जो सेल रहता है, ठीक है, उसके बाहर से भी और एक कवर रहता है। बाहर से भी एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है, जिसको कहा गया है क्या, सेल वॉल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या रहता है, इट इज रिजिड, ये सख्त रहता है थोड़ा। ठीक है, पोरस रहता है एंड नॉन लिविंग, क्या रहता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए इसका जो, जैसे दो सेल जो कनेक्ट होता है, दो सेल कनेक्ट होता है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे और एक सेल है। ये जो सेल सब के बीच में जो गैप रहता है, एक सेल से दूसरा सेल को जो अटैच करते हुए रहता है, यहाँ पे जो गैप सब रहता है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमेली। यानी ये क्या रहता है, सेल वॉल जो है वो दो सेल से ज्वाइन जो करवाता है, ठीक है, सेल वॉल का दो सेल से जब ज्वाइन करवाता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेमेलिए कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि ये शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनिट शेप, और क्या करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है, किसको, प्लांट सेल में। और एक चीज, हाँ, ये चीज यहां याद रखिएगा कि ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला कंपोनेंट, जिसका नाम है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर भी कहते हैं। ठीक है, किसका? न सेल का, हेड क्वार्टर ऑफ सेल। यानी क्या कि जितना भी सेल का जो काम होगा, जो परफॉर्म होगा, फंक्शन सब जितना भी परफॉर्म किया जाएगा वो न्यूक्लियस के कारण ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी इसका यदि हम फंक्शन कह सकते हैं तो फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? सेल का जो एक्टिविटी होता है उसको। ये जो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ये क्या रहता है? वेल डिफाइंड रहता है सेल। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अगला जो रहता है कि जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का भी क्या रहता है? एक जो आउटर कवर जो रहता है न्यूक्लियस का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है किसको? या कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ substance from cell to the nucleus। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर तीन चीज पाया जाता है। एक है न्यूक्लियोलस, ठीक है, दूसरा है क्रोमोसोम, ठीक, और तीसरा है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस रहता है ये क्या करता है? न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन जो बनता है सेल के अंदर में वो बहुत ही मतलब ये वाइटल रोल प्ले करता है। यानी क्या? ये जो प्रोटीन का जो डेवलपमेंट होता है सेल के अंदर में, ठीक है, उसमें किसका हाथ रहता है? न्यूक्लियोलस का हाथ रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है क्या कि ये जो इनहेरिटेंस कह सकते हैं कि इनहेरिटेशन, ठीक है, इनहेरिटेशन फोर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फीचर्स सब जो आता है, ठीक है, इनहेरिटेंस फीचर हम कह सकते हैं। देखिए ये जो क्रोमोसोम है इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या करता है? क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है किसको?
फीचर्स, जो भी फीचर्स सब रहेगा उसके पेरेंट्स को, उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके मतलब ऑफस्प्रिंग को देता है वो, ड्यू टू किससे, ये क्रोमोसोम की वजह से होता है। ठीक है। और एक है हमारा क्रोमेटिक मटेरियल। ये क्रोमेटिक मटेरियल क्या रहता है, ये रहता है कंसिस्ट किया हुआ रहता है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, और एक क्या, प्रोटीन से। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्रोमेटिक मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है। और एक चीज हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि कभी भी जो सेल का जो डिवीजन होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी ये हुआ न्यूक्लियस। ठीक है। तो कभी भी जो डिवीजन होगा सेल का, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब देखते हैं एक चीज जो अभी हम लोग देखे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या रहता है, स्मॉल इन साइज रहता है। ये क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, यानी बिग इन साइज। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है, न्यूक्लियस के बाहर में जो मेम्ब्रेन रहता है वो क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। ठीक है। अगला जो कहते हैं इसका, कि जैसे ये इसमें जो पाया जाता है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं इसका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा एमोइबा हो जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, ट्री आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, तीसरा जो मेन कंपोनेंट था वो क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटो मीन्स क्या होता है, ये जो साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और प्लाज्म मीन्स क्या होता है, लिक्विड। ठीक है। लिक्विड कह सकते हैं या फिर फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड लाइक। ठीक। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा। ठीक है। मतलब क्या, कि सेल के अंदर में जो लिक्विड पार्ट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में हमारा जितना भी सेल ऑर्गेनल है सब पाया जाता है। ठीक है। सेल ऑर्गेनल तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग को अभी 6 ही पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा गोल्गी एपार्टस, एपार्टस। तीसरा है लाइसोसोम्स। ठीक है। फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है।
फिफ्थ है हमारा प्लास्टिड, सिक्स्थ है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। और एक हम लोग जो बहुत ही बार आएगा उसको भी जान लेंगे, क्या, राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हमको 6 ही पढ़ना है ये सब, लेकिन ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम वर्ड बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेंगे। ओके, अब हम लोग करेंगे ऑर्गेनल्स ऑफ सेल को। ये मेरा एक सेल है जिसका ऑर्गेनल्स देखिए, सबसे पहला ये वाला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, ये प्लास्टिड, ये है गोल्गी अपैरेटस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है वैक्यूल, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो चिपका हुआ है वो डॉट डॉट टाइप का है, वो क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है और क्या, स्टोर करके भी रखता है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, इट हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका क्या होता है, अपना खुद का डीएनए रहता है और राइबोसोम भी रहता है, ठीक है। अब हम लोग अगला करेंगे लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम वो क्या कहलाता है, सुसाइड बैग भी कहलाता है। यानी क्या, ये सेल को क्या करता है, मार भी सकता है। यानी ये क्या रहता है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, जो क्या करता है, सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। यदि ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है तो, ठीक है। ये इसका काम क्या है, न डाइजेशन और क्या, यदि फॉरिजिन और सेल मटेरियल को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। यानी कोई भी दूसरा चीज यदि आ जाता है सेल के अंदर में, ठीक है, तो वो क्या करता है, अनजान चीज यदि आ जाता है तो वो क्या कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या, ये हमारा सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, व्हाइट कलर का रहता है और ये पाया जाता है किसमें, लगभग मतलब अंडरग्राउंड पार्ट जो रहता है प्लांट का, उसमें पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या रहता है, जो फल फूल में जो कलर जो आता है, ठीक है, कलरफुल वाला पार्ट वो देता है कौन, क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये ग्रीन कलर जो प्लांट में जो रहता है उसको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन यदि देखा जाए तो फंक्शन में क्या करता है, प्लास्टिड का यही फंक्शन है, क्या, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस। और क्या, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, स्टोर करता है, वो किसको, स्टार्च को, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, प्रोटीन्स यानी छोटे छोटे टुकड़े को प्रोटीन्स के, वो क्या करता है, स्टोर करता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, क्या, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को यहाँ पे हम लिखे हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न क्यों, क्योंकि ये जो रहता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है, इस तरह। और ये क्या रहता है, आपस में पैरेलल रहता है, पैरेलल रहता है, जिसको कहते क्या है, हम लोग सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है फंक्शन, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ये क्या करता है, ये मटेरियल को, जो सेल का जो मटेरियल जो बनता है वो क्या करता है,
इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कौन? गोल्गी अपैरेटस। और यही गोल्गी अपैरेटस से ही हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? लाइसोसोम का भी। ठीक है। अगला अब हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है। इसका दो पार्ट है, दो पार्ट। सबसे पहला क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये क्या करता है? फैट और लिपिड्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ये जो है रफ वाला, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये वाला कहलाएगा हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या रहता है? राइबोसोम मतलब चिपका हुआ रहता है, और स्मूथ वाला में क्या? राइबोसोम चिपका हुआ नहीं रहता है। ठीक है। अब है हमारा अगला वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये सेल का बोला जाए तो सबसे बड़ा पार्ट रहता है। ठीक है। बड़ा ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। और ये स्मॉल रहता है किसमें? एनिमल में। और प्लांट में ये क्या रहता है? बिग रहता है। ठीक है। एनिमल में स्मॉल रहता है और प्लांट में बिग रहता है। और इसका स्टोर क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स लाइक वाटर, एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी ये क्या करता है? स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का। ठीक है। स्टोरेज का काम करता है। क्या चीज स्टोर करता है? वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है। और एक लास्ट जिसको ये राइबोसोम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? ये RNA से बना हुआ है। ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड से। और ये क्या करता है? प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है सेल में, वो राइबोसोम ही करता है। ठीक है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो प्रोटीन मिलेगा वो कहां से मिलता है? वो यहीं से, राइबोसोम से मिलता है। ठीक है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से वो कि राइबोसोम उसके साथ चिपका हुआ रहता है और उसको क्या करता है? प्रोटीन देता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए? ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स को हम लोग पूरा कर लिए हैं। पार्ट्स के साथ साथ उसके फंक्शन को भी देख लिए हैं। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, इस 10 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये खत्म होता है। ठीक है। जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगता हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।